एक झुग्गी का बच्चा और लकवाग्रस्त करोड़पति औरत। एक गरीब काला लड़का एक लकवाग्रस्त करोड़पति औरत से पूछता है, क्या मैं तुम्हें ठीक कर दूं, अगर तुम अपने सारे अच्छे काम मुझे दे दो। वह हंस पड़ी और उसी पल सब कुछ बदल गया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं किसी झुग्गी के बच्चे की अंधविश्वासी बातों पर यकीन करूंगी? विक्टोरिया मल्होत्रा की आवाज ने मालाबार हिल की उस आलीशान हवेली की हवा को जैसे ठंडे चाकू से काट दिया। उसकी नीली इस्पाती आंखें 12 साल के राहुल नायर पर जमी थी, जो पिछली गली के सर्विस गेट पर खड़ा था। राहुल ने अपनी छोटी सी जिंदगी का अब तक का सबसे साहसी प्रस्ताव रखा था। 3 दिन तक उसने उस औरत को देखा था जो अपने व्हील चेयर में बैठी, कड़वाहट से भरी, हर रोज खाने की पूरी प्लेट फेंक देती थी, जबकि वह और उसकी दादी लक्ष्मी सामने वाली झुग्गी में भूखे सोते थे। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और उस हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। मैडम, मैं मजाक नहीं कर रहा, राहुल ने शांत स्वर में कहा। एक ऐसी शांति जो उसे खुद भी हैरान कर रही थी। अगर आप चाहे तो मैं आपको फिर से चलने में मदद कर सकता हूँ। बस वो खाना मुझे दे दीजिए जो आप कूड़े में फेंकने जा रही हैं। विक्टोरिया हंसी, एक ठंडी निर्दयी हंसी जो संगमरमर के हॉल में गूंज उठी। सुनो बच्चे, मैंने पिछले 8 सालों में दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तुम जैसे झुग्गी के लड़के को जिसे शायद ठीक से पढ़ना भी नहीं आता, क्या लगता है कि तुम वो कर सकते हो जो कोई न्यूरोसर्जन नहीं कर सका? लेकिन विक्टोरिया मल्होत्रा नहीं जानती थी कि राहुल नायर कोई आम लड़का नहीं था। जब वह उसे घृणा से देख रही थी, राहुल ने उसके हर हाव भाव, हर सांस को बारीकी से देखा। उस औरत को जो अपनी ही कड़वाहट की कैदी बन चुकी थी। उसकी आंखें जो वर्षों से अपनी दादी की डायबिटिक देखभाल में प्रशिक्षित थी, वे संकेत देख रही थी जो करोड़ों के डॉक्टर नहीं देख पाए। आप रोज दोपहर 2 बजे कमर दर्द की गोलियां खाती हैं, राहुल ने धीरे से कहा। और विक्टोरिया का चेहरा व्यंग्य से विस्मय में बदल गया। 3 सफ़ेद गोलियां और एक नीली, और फिर भी आप कहती हैं कि आपके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, यहाँ तक कि जब बाहर गर्मी होती है। तुम्हें यह कैसे पता? विक्टोरिया ने बुदबुदाया। पहली बार उसके अहंकार में दरार पड़ी। राहुल ने हफ्तों तक उसकी दिनचर्या को खुले खिड़की से देखा था, जिज्ञासा से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि उसने वही लक्षण पहचाने थे जो उसकी दादी में सर्जरी से पहले दिखे थे। फर्क सिर्फ इतना था, उसकी दादी ने पीढ़ियों से चली आ रही घरेलू विद्या पर भरोसा किया था, जबकि विक्टोरिया ने सिर्फ पैसे पर। क्योंकि मैं वो देखता हूँ जो आपके महंगे डॉक्टर नहीं देखना चाहते, राहुल ने विनम्रता से कहा। आपको और दवाइयाँ नहीं चाहिए मैडम, आपको किसी ऐसे की ज़रूरत है जो समझे कि इलाज हमेशा वहाँ से नहीं आता जहाँ हम उम्मीद करते हैं। विक्टोरिया ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया, लेकिन बंद होने से पहले राहुल ने उसकी आंखों में वो देखा जो अब सिर्फ घृणा नहीं थी, वो डर था। डर कि 12 साल का एक गरीब बच्चा कुछ ऐसा जान गया था जो उसके सारे विशेषज्ञ नहीं समझ पाए। जब राहुल अपनी दादी लक्ष्मी के साथ धारावी के छोटे से कमरे में लौट रहा था, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। विक्टोरिया मल्होत्रा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, किसी ऐसे को कमजोर समझना जो बचपन से ही सीख चुका था कि जीना मतलब है देखना, इंतजार करना और वो बुद्धि रखना जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। वो अमीर औरत नहीं जानती थी कि वो झुग्गी का बच्चा 4 पीढ़ियों की वैदिक उपचार विद्या का वारिस था। और सबसे बढ़कर उसने अब पहचान लिया था कि उसका असली रोग क्या था। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे 12 साल का राहुल वो देख पाया जो करोड़ों के डॉक्टर नहीं देख पाए, तो इस कहानी को पूरा पढ़िए, क्योंकि यह कहानी भेदभाव और उपचार की है, जो आपकी सोच ही बदल देगी कि जिंदगियां बदलने की ताकत असल में किसके पास है। 3 दिन बीत चुके थे जब विक्टोरिया ने राहुल के मुंह पर दरवाजा बंद किया था, पर बेचैनी अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस बच्चे को मेरी दवाओं के बारे में कैसे पता था? वह सोचती रही। वक्त, मात्रा और वो लक्षण
जो उसने अपने निजी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्ष वर्मा से भी छुपाए थे। अगली सुबह विक्टोरिया ने तय किया कि अब उसे उस लड़के के बारे में पता लगाना ही होगा। उसने अपने निजी सहायक मिस रीना कपूर को फ़ोन किया। कुछ घंटों में रिपोर्ट उसके हाथ में थी। राहुल नायर, उम्र 12 साल, अपनी दादी लक्ष्मी नायर के साथ रिवेरी गार्डन धारावी कॉम्प्लेक्स में रहता है। पिता अज्ञात, मां का निधन सड़क दुर्घटना में जब वह 5 साल का था। एक निजी स्कूल में छात्रवृत्ति पर पढ़ता है। शानदार अंक, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। टिपिकल, विक्टोरिया ने बड़बड़ाया, रिपोर्ट पलटते हुए। फिर वही एक गरीब जो दया का फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन रिपोर्ट की एक पंक्ति पर विक्टोरिया मल्होत्रा की नज़र ठहर गई और उसके दिल में एक अनजाना डर फिर से उठ खड़ा हुआ। रिपोर्ट की आखिरी पंक्ति पर विक्टोरिया की नज़र टिक गई। लड़का स्थानीय मंदिर में वैद्य और हकीमों के परिवार से आता है। उसकी परदादी आयुर्वेदिक उपचार में प्रसिद्ध थी। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान तक बीमारों का इलाज किया था। विक्टोरिया का हाथ कांप गया। उसे याद आया, 8 साल पहले लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे की नसों अब कभी काम नहीं करेंगी। वह मान चुकी थी कि अब चमत्कार नहीं होता, लेकिन किसी कारण से उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर लेटी रही और बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, इलाज हमेशा वहाँ से नहीं आता जहाँ हम उम्मीद करते हैं। अगली सुबह उसने गाड़ी मंगवाई। लाल रंग की जगुआर धीरे धीरे धारावी की संकरी गलियों में दाखिल हुई। लोगों की भीड़, ढाबे की भाप और सड़क पर खेलते बच्चे। विक्टोरिया मल्होत्रा के लिए यह किसी और ही दुनिया में कदम रखने जैसा था। राहुल अपनी दादी लक्ष्मी के साथ मंदिर के बाहर बैठा था, जहाँ वह रोज लोगों को जड़ी बूटियों से बने तेल और काढ़े देता था। मैडम, उसने हैरानी से कहा, जब उसने देखा कि उसके सामने वही औरत खड़ी है जिसने 3 दिन पहले उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। विक्टोरिया ने गहरी सांस ली। मुझे तुमसे बात करनी है, राहुल, उसने कहा। पहली बार उसकी आवाज़ में आदेश नहीं, विनम्रता थी। छोटे से कमरे में दादी लक्ष्मी ने उन दोनों को चाय दी। कमरे में हल्की हल्दी और नीम की खुशबू थी। विक्टोरिया ने अपने महंगे परफ्यूम के बावजूद पहली बार किसी साधारण जगह पर शांति महसूस की। तुमने कहा था कि मुझे और दवाइयाँ नहीं चाहिए, उसने कहा। तो मुझे क्या चाहिए, राहुल? राहुल ने उसकी आंखों में देखा, बिना डर, बिना दया, बस सच्चाई के साथ। आपको चाहिए कि आप अपने शरीर से दुश्मनी करना बंद करें, मैडम, उसने धीरे से कहा। आपका लकवा किसी नस से नहीं, बल्कि आपके दिल के अंदर जमी कड़वाहट से शुरू हुआ है। जब इंसान सालों तक अपने दुख को पकड़ कर रखता है, तो शरीर भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। विक्टोरिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें भर आई। सालों से किसी ने उसे इतनी ईमानदारी से बात नहीं की थी। राहुल ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोला, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे परिवार ने सिखाया है, मैं वो कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो 7 दिन मेरे पास आइए और जो मैं कहूँ बस वैसा कीजिए। विक्टोरिया ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, अगर इससे मुझे थोड़ा भी फर्क पड़ा तो मैं तुम्हारी झुग्गी को स्कूल में बदल दूंगी। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, अगर इससे आपको फर्क पड़ा तो आप खुद वो स्कूल बन जाएंगी। अगले 7 दिन मालाबार हिल की हवेली की जगह विक्टोरिया हर सुबह धारावी आती थी। राहुल और उसकी दादी उसे नीम की मालिश करते, औषधीय भाप, श्वास साधना कराते और सबसे ज़रूरी, उसे हर दिन
किसी ज़रूरतमंद को खाना बांटने को कहते। वो पहले दिन उसके चेहरे पर झिझक थी, तीसरे दिन वह मुस्कुराई और सातवें दिन जब वह एक बुजुर्ग महिला को पराठे दे रही थी, वह रो पड़ी। 8 साल में पहली बार उसके अंदर कुछ जागा था। सातवें दिन शाम को राहुल ने कहा, अब एक आखिरी चीज करनी है। उसने उसे मंदिर के प्रांगण में बैठाया और बोला, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी टांगों से मत लड़िए, बस उन्हें महसूस कीजिए। विक्टोरिया ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अचानक एक झंझनाहट, पहले हल्की फिर तेज। उसकी उंगलियां हिली। लक्ष्मी और राहुल ने एक दूसरे को देखा और विक्टोरिया के होठों से निकला, मैं महसूस कर सकती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह रोई जैसे किसी ने उसके अंदर की बर्फ पिघला दी हो। 3 महीने बाद समाचार चैनलों पर सुर्खियां थी, मालाबार हिल की लकवाग्रस्त करोड़पति अब चलने लगी। इलाज किया एक झुग्गी के बच्चे ने। विक्टोरिया ने किसी इंटरव्यू में डॉक्टरों को दोष नहीं दिया, न ही खुद को भगवान बताया। उसने बस इतना कहा, कभी कभी सबसे बड़ी दवा वह होती है जो हमें अपनी ही आत्मा में मिलती है। वह अब हर हफ्ते धारावी आती थी, जहां उसने राहुल फाउंडेशन के नाम से एक क्लिनिक और स्कूल शुरू करवाया था, जहां झुग्गी के बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं थे बल्कि दूसरों को ठीक करना भी सीखते थे। कहते हैं उस दिन के बाद विक्टोरिया मल्होत्रा फिर कभी अपने व्हीलचेयर पर नहीं बैठी और राहुल, वह अभी भी वही 12 साल का बच्चा था जो हर सुबह मंदिर के सामने खड़ा होकर लोगों को याद दिलाता था कि चमत्कार वहीं होते हैं जहां इंसान दूसरों के दर्द को देखना सीख जाए।